माँ एक बात कहूँ, बाबा को गुजरे हुए इतने साल हो गए। आपने घर घर जाकर काम किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अब मुझे भी काम करने दो, जिससे घर चलाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अच्छा, और क्या करेगी? 12वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी? मेरी तरह झाड़ू पोछा करना चाहती है क्या? हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? आपने भी तो झाड़ू पोछा करके गुजारा किया है ना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू भी यही काम करे। अरे मैंने तुझे कभी धूप में भी नहीं निकलने दिया ताकि तेरा रंग न काला पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पर जरा बताओगी कि आप मेरी शादी अमीर घर में कैसे करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके, मेरी तरह दूसरों के जूठे बर्तन न धोए, समझी? अब चुपचाप हलवा दे। अपनी माँ कल्पना की बात सुनकर ईशा हंसने लगी। पति के गुजर जाने के बाद कल्पना ने बड़ी दिक्कतों से अपनी इकलौती बेटी ईशा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब उसकी शादी की चिंता कल्पना को दिन रात खाई जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, सुन ईशा, मेरी पगार आ गई है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ। तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ, एक बढ़िया सा लहंगा ले आना, 5-7 लाख रुपए का। इसी तरह कल्पना और ईशा का जीवन कट रहा था। 1 महीने बाद जब कल्पना फिर बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी, तब ईशा, मैं बाजार जा रही हूँ, 1 गिलास पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। ईशा ने एक नया ब्लाउज अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ दिन पहले कल्पना की मालकिन ने उसे एक साड़ी दी थी, पर उसका ब्लाउज नहीं था, तो कल्पना ने अपनी माँ के लिए घर पर ही एक ब्लाउज सिल दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, ला पानी दे दे। पानी बाद में, पहले झट से साड़ी और ये ब्लाउज पहनकर दिखाओ मुझे। ईशा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद कल्पना वही साड़ी पहनकर बाहर निकली। वो उस साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। है सच्ची? तो फिर मैं इस साड़ी को संभाल लेती हूँ, शादी बारात में काम आएगी। हाँ हाँ, संभाल लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या? लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। तो फिर एक काम कर, तू भी अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। कल्पना की बात पर ईशा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाजार चली गई, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। बाजार में जब कल्पना एक ठेले से सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरी। उस कार से कल्पना को थोड़ी सी ठोकर लग गई। कल्पना की चीख सुनकर कार से एक माँ बेटा बाहर निकले और कल्पना को सहारा देते हुए पूछा, ओ सॉरी आंटी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने अभी पिछले महीने ही कार ली है, अभी चलाना सीख ही रहा है। पता है, कैश ली है पूरी कार, लोन वोन का झंझट ही नहीं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने में पड़ी बहन जी? पूरे 15 लाख की। आपके पास कौन सी है? वो दरअसल ना मुझे कार चलानी आती है और ना ही मेरी बेटी ईशा को, तो हम लोग कार नहीं रखते। अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ आंटी जी। बड़ी प्यारी बच्ची है बहन जी आपकी। इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ वही, आजकल लड़के वालों की लाइन लगी पड़ी है घर पर। आप ही देखिए ना, कितनी सुंदर है बेटी मेरी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ वो तो है, आप अपना नंबर दीजिए ना, मुलाकात होती रहेगी। जी आंटी, लिख लीजिए। ईशा ने अमृता को अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि उसकी माँ कल्पना के पास फोन नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद कल्पना और ईशा वहाँ से चले गए। सुना निकेत, तुझे कैसी लगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफी अमीर घर की लग रही थी, ऊपर से इकलौती लड़की है। सोच दहेज भी खूब मिलेगा और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? अरे हाँ माँ, ये बात तो सच्ची कही आपने। तो बोल, बात बढ़ाऊं क्या? हाँ, भले काम में देरी कैसी। अनिकेत तो ईशा की सुंदरता देखकर ही मोहित हो गया था। ऊपर से उन्हें अमीर मानकर दहेज का लालच दोनों माँ बेटे की आंखों में तैरने लगा। उधर शाम को ईशा के घर पर, माँ क्या जरूरत है इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप रह। सोच, अगर तेरी उस लड़के से शादी हो गई तो राज करेगी तू जीवन भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या? अरे चुप कर, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या कर लेंगे वो? पर माँ, केशव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। क्या केशव? वो मंगलू का लड़का? अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या ही मिल जाएगा तुझे? सुना नहीं, उस लड़के ने 15 लाख रुपए की कार खरीदी है, वो भी नकद। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी, किसी फटीचर से नहीं, समझी? इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई और ईशा रोने लगी। ईशा और केशव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब भी ईशा कल्पना के सामने केशव का नाम लेती तो कल्पना उसे झिड़क देती।
कुछ दिन बाद कल्पना ने चालाकी से अनिकेत और ईशा की सगाई करा दी। इस सगाई से ईशा और केशव दोनों के दिल टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद बहन जी, अब शादी की तारीख निकलवा ही लेते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए जरा लेन देन की बात भी कर लें। देखिए, कार तो हमने अभी ही ली है, समाज में हमारा बड़ा नाम है, तो आप एक काम करिए, ईशा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का लहंगा सिलवा देना और इतना ही कैश दे देना। बस हमारी इतनी सी ही मांग है। अब कल्पना फंस चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अमृता और अनिकेत को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा था कि अनिकेत ईशा से शादी कर ही लेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ की ही तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। ईशा तो पहले से ही दुखी थी, अब कल्पना भी दुखी रहने लगी। अपनी बेटी की अमीर घर में शादी करने का उसका सपना टूट चुका था। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अरे ऐसा भी क्या गलत चाहा था मैंने, सिर्फ इतना ही ना कि तेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए। पर ये अमीर लोग अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम एक काम करो, तुम केशव को बुला लो, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को केशव घर आया तो कल्पना ने उसे अपनी हालात के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए। और आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि न तो ईशा को कोई भाई है और न उसके पिता, तो आपकी देखरेख भी मैं ही करूंगा। केशव की बात सुनकर कल्पना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने केशव को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। उधर एक दिन कल्पना के घर में अचानक एक बूढ़ी भिखारन आई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ, आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बूढ़ी भिखारन ने खाना खाया और फिर एक गिलास में रखा पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को खाना खिलाया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं। हाँ, लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना अम्मा। तुम्हारे कुएं का पानी थोड़ा खारा है, इसे थोड़ा सा और गहरा करवा लो, और हो सके तो अपनी बेटी की शादी से पहले, ताकि सारे मेहमान मीठा पानी पी सके, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये बात कहकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उधर ईशा ने ये बात केशव को बताई तो केशव अपनी कुदाल लेकर कुआं गहरा करने आ गया। उसने कुएं में उतरकर खुदाई शुरू की। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। उसे देखते ही चमत्कार हो गया, चमत्कार। वो कोई भिखारन नहीं थी, वो तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। अमृता ने उनमें से कुछ सिक्के बेचकर ईशा के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीदकर केशव को दी। माँ जी, मुझे इतनी महंगी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है, पर हमें तो है। अरे भाई, 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख की कार में तो बैठेगी ही ना। और हाँ, जरा वो अमृता के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। अमृता और अनिकेत नई कार और खास तौर पर ईशा का लहंगा देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं ईशा और कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों का सपना जो पूरा हो गया था।